हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूं। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट सेकंड आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं। और ये सीरीज आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। और इसी सीरीज़ का पार्ट 1 आपको कल प्रोवाइड कराया गया था। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, इन सीरीज में आपको एकदम यूनिक क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स रहते हैं। तो चलिए आज के सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस लेखक को आंचलिक कहानियों का गोरकी कहा जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपना आंसर जल्दी से लगाएं। उत्तराखंड के ऐसे कौन से लेखक हैं जिनको आंचलिक कहानियों का गोरकी भी कहा जाता है। ये लेखक हैं पानू खोलिया। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पानू खोलिया को आंचलिक कहानियों का गोरकी भी कहा जाता है। देखिए, पानू खोलिया के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 13 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा के देवली गांव में। अल्मोड़ा के देवली गांव में इनका जन्म हुआ था। और देखिए, हिंदी साहित्य जगत के छठे आठवें दशक के सृजकों में पानू खोलिया जो है इनका विशिष्ट स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को गण पर्वत एवं रजतगिरी भी कहा जाता है? देखिए, गण पर्वत और रजतगिरी ये किस पर्वत को कहा जाता है? जल्दी से आप सभी लोग आंसर कीजिए। गण पर्वत एवं रजतगिरी कहा जाता है कैलाश पर्वत को। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कैलाश पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है? कैलाश पर्वत स्थित है आपके तिब्बत में। तिब्बत में स्थित है। और इसके निकट ही एक झील है जिसका नाम क्या है? मान सरोवर झील। मान सरोवर झील आपने पढ़ा होगा। मान सरोवर झील भी इसी के निकट है, कैलाश पर्वत के निकट। और मान सरोवर झील किस ताल से जुड़ी हुई है? राक्षस ताल से। ध्यान दीजिएगा, राक्षस ताल से यह झील जुड़ी हुई है, जिससे किस नदी का उद्गम होता है? जिससे होता है सतलुज नदी का उद्गम। तो ये ध्यान रखेंगे। और जो आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो भी यहीं जाती है, ये ध्यान रखेंगे। कितने दिनों तक ये यात्रा चलती है? 40 दिनों तक यह यात्रा चलती है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? देखिए, चार धाम राजमार्ग विकास योजना जो है इसका शुभारंभ कब किया गया था? वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में इसका शुभारंभ किया गया था। 27 दिसंबर 2016 को चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस योजना का उद्देश्य चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना था। ऑल वेदर जो रोड थी उससे जोड़ना था। किसको? चारों धामों को। और चार धाम योजना के तहत
चार धाम जो योजना है इसके तहत 12,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी। ये अनुच्छेद है 243 डी, जिसके तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए भारत में पंचायती राज के प्रारंभ की अगर हम बात करें तो भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था? वर्ष 1959 ईस्वी में। कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से। नोट कर लीजिएगा, राजस्थान के नागौर जिले से इसका प्रारंभ हुआ था। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और आपका 73वां जो संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, ध्यान दीजिएगा, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। और वर्ष 1994 में पंचायती राज जो है ये संवैधानिक निकाय के रूप में लागू हुआ। कब हुआ? वर्ष 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था? तो कौन सा है ये चंद वंश का प्रथम शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था? तो ये जो प्रथम शासक था चंद वंश का, ये था ज्ञानचंद। प्रथम चंद शासक जो कि कहाँ गया था? दिल्ली सल्तनत में गया था, ये था ज्ञानचंद। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आपके फिरोज शाह तुगलक ने ही ज्ञानचंद जो है इनको गरुड़ की उपाधि दी थी। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि मिली थी ना, तो किसने दी थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने ही इनको गरुड़ की उपाधि दी थी। और देखिए तराई क्षेत्र जो था वो भी गरुड़ ज्ञानचंद को ही सौंप दिया था। ये ध्यान रखेंगे, किसने सौंपा था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी तथा इसे तराई का क्षेत्र सौंपा था। और ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो कि दिल्ली दरबार गया था। और गरुड़ ज्ञानचंद जो है ये 29वां चंद शासक था। ये ध्यान रखेंगे किस नंबर का ये चंद शासक था? 29वां चंद शासक था। और एक जो ताम्रपत्र है आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, गोवासा ताम्रपत्र। गोवासा जो ताम्रपत्र है इसका संबंध किससे है? ज्ञानचंद से इसका संबंध है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। ये पॉइंट आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, हो सके वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए, उससे रिलेट करके पॉइंट में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये भी हो सकता है आयोग के द्वारा। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए यहाँ पे आपको बताए जाते हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आयोग द्वारा बनते हैं। अगला देखिए, कत्यूरी जागरो में जिया रानी को क्या कहा जाता है? देखिए कत्यूरी जागरो की अगर हम बात करें तो उसमें जिया रानी जो है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पिंगला। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फोर्थ, पिंगला कहा जाता है। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मी बाई कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मी बाई कहा जाता है किसको? जिया रानी को। ये ध्यान रखेंगे। और आप कमेंट करके बताइएगा कि गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको यहाँ पर कोई भी जो फीस है वो पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम आपको यहाँ पे यूनिक क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप सभी लोग इतना ही सपोर्ट कीजिएगा कि स्टडी विद एम को
सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। बस इतना ही चाहते हैं, आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगला है आपका, और देखिए कुछ पॉइंट और ध्यान रख लीजिए कि जो आपकी जिया रानी थी, जिया रानी जो थी, इनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है। तो बचपन का नाम की बात करें तो क्या था इनका बचपन का नाम? मौला देवी। मौला देवी इनके बचपन का नाम था, और इनका उपनाम जो था वो क्या था? पिंगला या फिर फ्योला। पिंगला या फिर फ्योला इनका उपनाम था। जिया रानी जो थी वो कौन थी? देखिए जिया रानी कत्यूरी शासक प्रीतम देव, कत्यूरी शासक प्रीतम देव या फिर पिथौरा शाही भी इनको कहा जाता था। तो प्रीतम देव या पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी। कौन सी रानी? दूसरे नंबर की ये रानी थी, और पिथौरागढ़ की ये राजमाता थी। और पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम क्या पड़ा था? जिया रानी पड़ा था। तो ये ध्यान रखेंगे, मौला देवी से जिया रानी नाम क्यों पड़ा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपसे पूछा जाए कि जिया रानी जो है इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है, तो चित्रशिला, चित्रशिला रानी बाग में इनकी समाधि है जिया रानी की। और यहीं पर जिया रानी के मेला जो है यहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जिया रानी का मेला कहाँ पर लगता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी बाग। अगला देखिएगा, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी किया गया था? देखिए आपकी जो कुंती वर्मा थी, इनको जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था वर्ष 1932 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, कुंती वर्मा। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो कब इनका जन्म? वर्ष 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? अल्मोड़ा नगर में। अल्मोड़ा नगर में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की। और देखिए वर्ष 1932 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1932 ईस्वी में जो कुंती वर्मा है, इन्होंने विदेशी विदेशी जो वस्त्र हैं, विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया था, और कई बार ये जेल भी गई थी। तो जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश इनको कब जारी किया गया था इनको? तो वर्ष 1932 में कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। सभी आपके एकदम इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप सभी लोग रात को 8 बजे वाली फॉरेस्ट गार्ड की जो सीरीज़ आती है उसको भी आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा है आप सभी के लिए। रात को जो फॉरेस्ट गार्ड की क्लास आती है उसमें भी एकदम यूनिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसमें कुछ क्वेश्चन जीके जीएस और हिस्ट्री से भी मेंशन किए गए हैं। तो उस क्लास को भी आप सभी लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रात को 8 बजे डेली आपको वो सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और साथ ही साथ आप सभी लोग इस क्लास को शेयर जल्दी से कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है आपको, और कमेंट करके बताइएगा आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लग रही है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है किसको? यशोधर मठपाल को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यशोधर मठपाल को उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। और यशोधर मठपाल जो हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1939 ईस्वी में। और राष्ट्रीय जो आपके यशोधर मठपाल थे, इन्होंने वर्ष 1983 ईस्वी में भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। और प्रागैतिहासिक पुरातत्व एवं लोक कला संस्कृति पर इन्होंने 19 मौलिक पुस्तकों का सृजन भी किया था। इसके अलावा देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, जो आपके प्रागैतिहासिक स्थल थे, एक तो था प्रागैतिहासिक स्थल पेटशाल, दूसरा था आपका फड़का नौली, फड़का नौली। तो पेटशाल और फड़का नौली ये दोनों ही
प्रागैतिहासिक स्थल है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की गई थी यशोधर मठपाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए यशोधर मठपाल जो हैं इनको वर्ष 2005 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था वर्ष 2005 में। और उत्तराखंड का वेद व्यासी इनको कहा जाता है। उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल को। ये ध्यान रखें आप। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके। अगला देखिएगा, चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बताइए, जो आपका चमोली में नागनाथ क्षेत्र है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएं आप सभी लोग, अपना आंसर कीजिएगा। तो देखिए चमोली जिले में जो नागनाथ क्षेत्र है ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मोहन खाल और धर्मपुर पोखरी क्षेत्र में भी तांबा पाया जाता है। चमोली जिले के नागनाथ क्षेत्र के अलावा मोहन खाल, धरनपुर, मोहनखाल, धरनपुर पोखरी क्षेत्र में भी क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। और देखिए मैग्नेसाइट की अगर हम बात करें तो चमोली जिले के पोखरी व मंदाकिनी घाटी में, एक तो आपका हो गया पोखरी, दूसरा मंदाकिनी घाटी, मंदाकिनी घाटी। तो पोखरी और मंदाकिनी घाटी में क्या पाया जाता है? मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। और राज्य में सर्वप्रथम चमोली जिले के रूपगंगा घाटी में गंधक की खोज हुई थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। राज्य में सर्वप्रथम चमोली जिले के रूपगंगा घाटी में गंधक की खोज हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1957 ईस्वी में। और बात करें डोलामाइट्स की, तो डोलामाइट जो है ये चमोली के पीपल कोटी में, चमोली के पीपल कोटी में पाया जाता है आपका डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना नैनीताल में कब हुई? देखिए श्री हरि कीर्तन जो है इसकी स्थापना कब हुई नैनीताल में? वर्ष 1940 ईस्वी में हुई। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नैनीताल में श्री राम सेवक सभा की स्थापना कब हुई, तो नैनीताल में श्री राम सेवक सभा की स्थापना होती है वर्ष 1918 ईस्वी में। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखिए। अगला देखिएगा, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? देखिए शंकराचार्य ने जो बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति है उसको निकाला था। कहाँ से निकाला था? ये निकाला था नारद कुंड से। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस मूर्ति को नारद कुंड से शंकराचार्य ने निकाला था। देखिए नारद कुंड जो है ये बद्रीनाथ के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ के पास स्थित है नारद कुंड। और नारद कुंड, इस नारद कुंड से 8वीं शताब्दी के आसपास आदि गुरु शंकराचार्य ने 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति को निकाला था। और ये ध्यान रखेंगे। और जो बद्रीनाथ है इसी को ही बद्रिकाश्रम कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इसका अन्य नाम बद्रिकाश्रम भी है। तो अगर आपको ये पता होगा बद्रीनाथ का ही नाम बद्रिकाश्रम है तो आप रिलेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, जो आपके पंचकुंड है, उत्तराखंड के जो पंचकुंड हैं ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? ये भी बद्रीनाथ के पास ही स्थित हैं। कौन कौन से पंचकुंड में कौन कौन से कुंड आते हैं? देखिए पहला कुंड आता है तप्त कुंड, पंचकुंड में पहला कुंड है तप्त कुंड, दूसरा है नारद कुंड, तीसरा है आपका मानुषी कुंड, चौथा है त्रिकोण कुंड, और पांचवा है सत्य पथ कुंड। तो ये 5 कुंड कहाँ पर? बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ के पास ही स्थित है। और जो आपकी बद्रिकाश्रम में स्थापित जो मूर्ति है इसको कहाँ से? नारद कुंड से निकाला गया था। किसके द्वारा? आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में किस नदी का नाम राठ वाहिनी है? बताइए कौन सी ऐसी नदी है जिसका नाम राठ वाहिनी भी है?
देखिए राठ वाहिनी जो नाम है वो किसका है, रामगंगा नदी का है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए पूर्वी रामगंगा नदी की अगर हम बात करें, पूर्वी रामगंगा गंगा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है आपके नामिक ग्लेशियर से। नामिक ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। और बात करें पश्चिमी रामगंगा की, पश्चिमी रामगंगा की, तो पश्चिमी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है दूधा तोली से। दूधा तोली श्रृंखला से इस नदी का उद्गम होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पूर्वी जो रामगंगा है ये तो नामिक से निकलती है और पश्चिमी रामगंगा निकलती है दूधातोली श्रृंखला से। और सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बिरमा, बीनो और गगास नदी सहायक नदियां हैं इसकी। और नामिक जो ग्लेशियर है, ध्यान दीजिएगा, नामिक ग्लेशियर में नमक की मात्रा पाई जाती है। और ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 ये किस को दिया गया था, नामिक घाटी पिथौरागढ़ को दिया गया था। नामिक जो ग्लेशियर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है नामिक ग्लेशियर। तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 किसको, नामिक घाटी पिथौरागढ़ को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शूरगैन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए शूरगैन नामक जो त्योहार है ये किस प्रजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पे प्रजाति का लीजिएगा, प्रजाति जो है, तो कौन सी ये प्रजाति है जिसके द्वारा शूरगैन नामक त्योहार मनाया जाता है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। तो देखिए ये प्रजाति है खस प्रजाति, जिसके द्वारा कौन सा त्योहार, सूरगैन नामक त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किरात के बाद खस प्रजाति आई थी सबसे पहले। कौन सी प्रजाति, सबसे पहले आई थी आपकी कोल प्रजाति। उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले कोल प्रजाति का आधिपत्य हुआ, उसके बाद किरात और उसके बाद खस प्रजाति आई। और वर्ष 1885 ईस्वी में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित कर दिया गया था, वर्ष 1885 में सम्मिलित कर दिया गया था। और खस प्रजाति में घर जवाई रखने की प्रथा थी। और झटेला प्रथा भी, ध्यान दीजिएगा, झटेला जो प्रथा है बताइए किस प्रजाति में व्याप्त थी, पूछा जाए तो ये किस में व्याप्त थी, झटेला प्रथा खस प्रजाति में ही व्याप्त थी। और खस प्रजाति के जो लोग होते थे वो अपनी ज्येष्ठ पुत्री यानी कि सबसे जो बड़ी लड़की होती थी तो इनको वो लोग मंदिरों में दान कर देते थे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है। देखिए पहाड़ पर लालटेन जो है ये किस साहित्यकार की, मंगलेश डबराल की कृति है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ, वर्ष 1948 को टिहरी में इनका जन्म हुआ। और वर्ष 2000 में इन्हें एक पुरस्कार दिया गया। कौन सा ये पुरस्कार था, ये था साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको वर्ष 2000 में दिया गया था। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है जो कि कब प्रकाशित हुआ, ये प्रकाशित हुआ वर्ष 1981 ईस्वी में। और वर्ष 2001 में आधारशिला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, हाल 1-2 वर्ष पहले ही हुई थी, 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखिएगा, दिंगास अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। देखिए दिंगास जो अभिलेख है वो किस जनपद से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। आज का ये सेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम यूनिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आप कहीं देखेंगे और जगह तो कहीं नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा। आज का सेशन ये आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। तो बताइए जल्दी से, दिंगास अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग भी आंसर कीजिए ना, अपना जल्दी से आंसर कीजिए। दिंगास अभिलेख प्राप्त हुआ है पिथौरागढ़ से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिंगास अभिलेख पिथौरागढ़ जनपद से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला है आपका, कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। देखिए
कौन सी ये जनजाति है? ये है आपकी थारू जनजाति, जिसमें तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। थारूओं की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है, जिसे क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अधिकार को कहा जाता है उरारी। नोट कर लीजिएगा, उरारी इसको कहा जाता है। और थारू लोगों का जो विवाह होता है ये कब होता है? माघ या फिर फ्लोरा दूज में इन लोगों का विवाह होता है। और इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है थारू जनजाति, और इन्हें किरात वंशी माना जाता है। किरात जो प्रजाति थी ना, तो किरात वंशी माना जाता है थारू जनजाति को। अगला देखिएगा, तुमरिया बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए तुमरिया जो बांध है ये आपके किस नदी पर स्थित है? फीका नदी पर स्थित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तुमरिया बांध कहाँ पर? काशीपुर में स्थित है। काशीपुर उधम सिंह नगर में यह बांध स्थित है। और किस नदी पर? फीका नदी पर यह बांध बना है। 1961 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और वर्ष 1970 ईस्वी में इस बांध को चालू कर दिया गया था। चलिए अगला है आपका, विश्व बैंक द्वारा पोषित जलागम विकास परियोजना का नाम क्या था? देखिए विश्व बैंक द्वारा पोषित है जलागम विकास परियोजना, तो इसका नाम क्या था ये बताना है। तो इसका नाम था ग्राम्या। ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या था? ग्राम्या था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा पोषित जलागम विकास योजना जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्राम्या परियोजना। ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, अभिनव जवाहर योजना संबंधित है। बताइए जवाहर योजना जो है वो किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। देखिए जवाहर, अभिनव जवाहर जो योजना है ये किससे? चारा विकास से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चारा विकास जो कार्यक्रम है, चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशु लोक व पंतनगर में 2 चारा बैंकों की स्थापना की गई है। ये ध्यान रखेंगे। जो आपका चारा विकास है ना, अभिनव जवाहर योजना संबंधित है किससे? चारा विकास से। तो चारा विकास की अगर हम बात करें तो चारा विकास जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत पशुलोक, इसके अलावा पंतनगर में 2 चारा बैंकों की स्थापना की गई है। और ग्राम्य विकास विभाग की अभिनव जवाहर योजना के तहत उत्तराखंड चारा विकास परियोजना राज्य के 11 जिलों की एक एक वन पंचायतों में संचालित है। ये ध्यान रखेंगे। ग्राम्य विकास विभाग की अभिनव जवाहर योजना के तहत उत्तराखंड चारा विकास परियोजना राज्य के 11 जिलों की एक एक वन पंचायतों में संचालित है। और महिलाओं की श्रम बचत के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक एक चारा बैंक की स्थापना की गई है। तो ये अभिनव जवाहर योजना जो है ये किससे संबंधित है? चारा विकास से। चलिए अगला है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन है? ये है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और लेकिन कहाँ पर ये रहते थे? ये मसूरी में रहते थे। मसूरी में ये रहते थे। इनका जन्म तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन मसूरी में ये रहते थे। रस्किन बॉन्ड देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार थे। और इनकी पहली जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? रूम ऑन द रूफ। रूम ऑन द रूफ इनकी पहली पुस्तक थी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वर्ष 1955 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। कौन सी पुस्तक? रूम ऑन द रूफ। और इनको
ये पहले व्यक्ति हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और शाम को आपको 4 बजे एक टेस्ट मिलेगा, तो आप सभी लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा और कितना आपने स्कोर किया था वो भी आप कमेंट करके बताएं। और रात को 8 बजे आपको फॉरेस्ट गार्ड का 48वां पार्ट मिलेगा। कल तो नहीं मिल पाया था, कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो क्लास बन चुकी है। रात को 8 बजे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल की, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग उस क्लास को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।